अस्सलाम वालेकुम। आप सबका शुक्रिया कि आज आप इंतहाई अहम मौजूद जिसके बारे में कहा जाता है कि दहशत गर्दी से भी अगर कोई बड़ा चैलेंज पैदा हो गया तो वो क्लाइमेट चेंज का है। और अब हम में से कमोबेश हर इंसान इस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ हो रहा है कि जो मौसम में और माहौल में तब्दीली हो रही है वो किस तरह इस प्लेनेट को और इंसानी बका को नुकसान पहुँचा रही हैं। आप और मैं यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा तफसीलात से वाकिफ़ नहीं हैं, तो हमने कोशिश की कि इसके ऊपर एक नशिस्त रखी जाए और हम सबको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स मालूम हो सकें और हम फिर अपनी अपनी कम्युनिटी में उसको जहाँ मौका मिले शेयर करें, क्योंकि पहले नंबर पर किसी भी चीज़ के लिए अवेयरनेस ज़रूरी होती है। जब हम खुद अच्छी तरह अवेयरनेस ले लेंगे तो हम आगे भी फैला सकते हैं, और जितना लोगों को मालूम होता है उतना उस चीज़ के बारे में हसास होते हैं और फिर कोई अमली तौर पर भी चीज़ हो जाती है। तो पाकिस्तान में इस तरह के मौज़ूआत में अब तो कुछ बात होने लग पड़ी है जो कि बहुत खुश आइंदा है। तो हमारे आलम बीबी के प्लेटफॉर्म से जो हम द स्पेस टॉक सीरीज़ करते हैं उसमें इस बार आप सब जानते हैं कि हमारा मौजू यही है, और आतिफ सईद हमारे साथ हैं और कामरान सलीम। तो आप सब इनको खुशामदीद कहें अपनी तालियों से। ये दोनों फोटोग्राफर हैं और तकरीबन 7 से 8 किताबें इन्होंने मिलकर फोटोग्राफी के ऊपर बनाई हैं और उसके मौज़ूआत बड़े अच्छे हैं। जैसे कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो हमारा नॉर्थ में माउंटेन्स हैं उसको भी किया है, मोटरवेज़ को भी किया है, डिफरेंट कल्चरल प्लेसेस को भी किया है, इंटीरियर में भी जाके काम किया है। और अगर आप इनकी किताबों को देखें तो आपको ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी। इनकी किताब है लाहौर इज़ लाहौर, जिसके अंदर आपको लाहौर की जो ब्यूटी है वो थ्रू पिक्चर्स फोटोग्राफी के लेंस से नज़र आएगी। कामरा ने 3 किताबें अलग से भी की हैं, जिसमें एक तो पंजाब की वो खेलें हैं जो कि अब काफ़ी हद तक मादूम हो चुकी हैं। अब उसका बहुत सारी आपकी जनरेशन के लोग तो जानते भी नहीं, हम देहाती लोग जो हैं वो उनको तो खेलते ही नहीं हैं। फिर कामरान की एक किताब आ रही है सॉन्ग बर्ड्स ऑफ इस्लामाबाद, कि इस्लामाबाद के अंदर जो एक बड़ी तादाद में परिंदे मौजूद हैं उनको इन्होंने फोटोग्राफी के थ्रू डॉक्यूमेंट किया है। एक इनकी और किताब है जिसका नाम फ़िलहाल मुझे याद नहीं आ रहा, वो बर्ड्स ऑफ सियालकोट, सॉरी, जो हमारा ज़िला है उसको मैं भूल गई। तो बर्ड्स ऑफ सियालकोट इनकी इब्तदाई किताबों में से है। कामरान जो है वो क्लाइमेट के हवाले से भी बहुत एक्टिविस्ट हैं और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को भी इसके ऊपर खूब बताते रहते हैं और चाहते हैं कि ज़्यादातर बच्चों से इंटरेक्शन करें, नई नस्ल से करें, कि माहौल के बारे में उनके अंदर एक मालूमात होनी चाहिए। इस हवाले से ये कुछ सोशल भी हैं, लेकिन इनके तारुफ में 2 चीज़ें अहम हैं जो मैं कहूँगी। कामरान तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं और आतिफ जो हैं वो लैंडस्केप के इंटरनेशनल फोटोग्राफर हैं। ये ना सिर्फ खुद बहुत सारे अवार्ड्स विन कर चुके हैं बल्कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स को जज करते हैं मुख्तलिफ जगहों पर जाकर। आतिफ को मैं कहती हूँ कि जो मार्कीज़ की नोबेल इनाम याफ्ता किताब थी 100 Years of Solitude, तन्हाई के 100 साल, ये मार्कीज़ की तरह सॉलिट्यूड के इंसान हैं। आज ये यहाँ बैठे हैं और इस वजह से बैठे हैं कि हमने इनको कहा भाई आए वरना हम किडनैप कर लेंगे। तो भले हम इस्टेब्लिशमेंट से नहीं है लेकिन डिसअपीयरेंस करना हमें भी आता है। तो ये इसलिए बैठे हैं, वरना ये अपना बहुत एंटी सोशल हैं, बस काम से निकलते हैं, काम करते हैं, वापस आ जाते हैं। इवन कि अपनी कम्युनिटी की भी गेट टुगेदर्स में नहीं जाते। तो वी आर वेरी ब्लेस्ड कि आज ये हमारे साथ बैठे हैं। कुछ फोटोग्राफी पे बात होगी, कुछ इसकी जर्नी पे होगी। और कामरान जो हैं इनसे हमने ज़्यादातर क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात सुनी। तो इसका बंदोबस्त इसलिए किया है कि कुछ पिक्चर्स जो ये आपको दिखाना चाहें आप देख सकें, लेकिन आप यकीन कीजिए कि इन दोनों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हमने सिर्फ पाकिस्तान की खूबसूरती दिखानी है। गूगल पे या कहीं और लिखें तो पाकिस्तान के मसाइल और इसकी अगली फेसेस ज़्यादा दिखाए जाते हैं। हमारा मिशन है कि हम थ्रू फोटोग्राफी जो पाकिस्तान की ब्यूटी और अच्छी चीज़ें हैं, जो कल्चरल वाइब्रेंट कल्चर है, वो हम दिखाएंगे। तो दूसरा ये है कि ये अपनी इकोनॉमिक्स का इतना ख्याल नहीं करते। वो कहते हैं भले हमें फाके करने पड़े पर काम हमने फुल टाइम जो है वो फोटोग्राफी का करना है। तो इसलिए अगर आप इनसे पूछें कि आप और क्या करते हैं तो ये कहेंगे फोटोग्राफी। आप कहेंगे नहीं इसके अलावा क्या करते हैं तो फिर भी कहेंगे फोटोग्राफी। तो अब मैं सबसे पहले शुरू करूँगी आदर से। इनसे जानना चाहेंगे कि आप
जो फोटोग्राफी का सफ़र है ये कोई हादसाती तौर पर शुरू हुआ था या आपने सोचा हुआ था मैंने ये करना है, या आप किसी से इंस्पायर थे और आपने शुरू कर दिया? बड़ा आपका शुक्रिया, आपने बड़ा लंबा हमारा तारुफ करवाया, लेकिन उसमें एक जो फाके वाली बातें की थी वो तो दोनों की सेहतों से नहीं लगता। नहीं आपकी सेहत से तो लगता है, और कामरान मैं की सेहत स्मार्ट। से हाँ स्मार्ट, हाँ, और कामरान ओवर स्मार्ट हो गए हैं। वो भी स्मार्ट है। वाह वाह, सही। तो सफ़र हमने स्टार्ट किया जब हम नए नए जवान हुए ना, तो उस वक़्त सोशल मीडिया का इस तरह अभी दौर नहीं आया था, हम पुरानी जनरेशन में से हैं। तो उस वक़्त 9/11 भी नया नया हुआ, तो जो पाकिस्तान की हमारी एज की कम्युनिटी थी सबको उस वक़्त पाकिस्तान से भागने का, जैसे अभी भी वही एक दोबारा साइकिल आया हुआ है, वही साइकिल आया हुआ, तो वो साइकिल हमारे दौर में भी आया था 9/11 के बाद। तो लेकिन उस वक़्त नया नया नेट भी जो था उसके ऊपर भी पाकिस्तान से रिलेटेड वो जो अफ़गान, हमारे ज़हन में अफ़गान जो सोच है ना, वो बाहर सारी दुनिया को, पाकिस्तान के अंदर भी उसी तरह कोई गन वाले लोग या इसके अलावा कोई ख़ास नेट के ऊपर कोई तस्वीरें अवेलेबल नहीं थी। तो पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क और इस तरह समझा जाता था। तो हमने उस वक़्त सोचा कि हम पाकिस्तान की सॉफ्ट जो इमेज है उसको सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को दिखाएं। इस तरह काम शुरू किया। कुछ अर्से बाद कामरान मिल गया साथ, तो सोशल मीडिया के ऊपर तो खैर अच्छा उसका रिस्पांस आया। फिर कामरान हमारी डिस्कशन हुई तो उसने कहा कि दुनिया में सोशल मीडिया इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितनी बुक्स हैं। तो अल्लाह ताला ने भी अपना पैगाम देना था, तो वो भी उसने महफूज किया एक बुक की सूरत में। तो जो भी हम मैसेज या कोई काम करते हैं वो बुक की सूरत में काफ़ी हम नहीं भी होंगे तो वो मौजूद रहता है, उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। सोशल नेटवर्क के ऊपर आपकी किसी भी अच्छी से अच्छी चीज़ की लाइफ पहले तो शायद कुछ घंटे होती थी, अब तो कुछ सेकंड्स। हाँ, टिकटॉक के बाद वाकई कुछ सेकंड्स रह गई है। हमारा टेम्परामेंट भी अब सिर्फ सेकंड्स का ही रह गया। तो इसलिए हमने फिर बुक्स की तरफ आए और जो अपना शौक़ था, हॉबी थी, उसी को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लिया। तो हम दोनों प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं। प्रोफेशन का मतलब ये है कि इधर से ही यही सब कुछ हमारा, इधर से ही कमाते हैं, इधर से बच्चों को खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। तो इसलिए हमसे पूछेंगे तो हम फ़ोटोग्राफ़र ही हैं, तो यही बताएंगे आपको। तो कितने साल हो गए हैं आपको इस? 25 साल हो गए दोनों को। तो कामरान आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? और वो मुझे लगता है कि बड़ा दिलचस्प है जो मालूमात हमें है, तो इन लोगों को सुन के तो बड़ी इंस्पिरेशन मिलने वाली है कि आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ। नहीं, सफ़र तो मेरा बिल्कुल ऐसा ही शुरू हुआ जैसे आतिफ़ ने कहा कि जिस जनरेशन से हम ताल्लुक़ रखते थे, हम कभी वो शुरू में गूगल या ये कुछ ऐसी चीज़ें आई तो हम गूगल करते थे, पाकिस्तान लिखते थे, तो एक पगड़ी वाला आदमी आ जाता था जिसने कोई गन पकड़ी हुई है, बुरके पूछ औरत शिटर का बुरका पहना हुआ है और कोई बम धमाका हो रहा है। तो हम कहते थे पाकिस्तान ये तो नहीं, जितना हमारा एक्सपोजर था, जितना हम अपने इलाके को जानते थे। उससे पहले आतिफ़ को भी और मुझे दोनों को ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ था। तो ट्रैवलिंग करते थे, हम देखते थे कि यार सिर्फ पहाड़ों, झीलों और दरियाओं के अलावा पंजाब में बहुत खूबसूरती है, सिंध में बहुत खूबसूरती है। इसके अलावा आपका जो KP है, आपका बलूचिस्तान है, ये सारे और हर जगह की अपनी एक खूबसूरती है। तो इसको क्यों ना हम सबसे पहले तो अपने लोगों के सामने देखें, क्योंकि उससे पहले हमें यही सुनने को मिलता था कि पाकिस्तान एक कोई अच्छी जगह नहीं है, यहाँ के लोग बुरे हैं, सारी चीज़ें बुरी थी। तो हम कहते थे यार ऐसा भी नहीं, एक जैसे एक इंसानी मुआशरा होता है कि उसमें कुछ अच्छी बुरी चीज़ें सारी एक होती हैं मिली जुली सी, तो जो अच्छी चीज़ें उनका भी जिक्र होना चाहिए। अगर बुरी का आप कर रहे हैं, चलें ठीक है कि आप उसको डायग्नोज कर रहे हैं कि ये कुछ बुराइयाँ हैं, तो अच्छी चीज़ों का भी जिक्र करें। तो हमने अपने आप को मुख्तस किया कि हम कुछ अच्छी चीज़ों का जिक्र करेंगे। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने तो सबसे पहले एक्सप्लोर किया अपने, क्योंकि वो उस वक्त जो भी एक्सपोजर था मेरा कि मैं अपने इलाके को मैं देखूं। उसके बाद फिर हमने पूरे पाकिस्तान पे, मैंने और आतिफ़ ने 2 किताबें फ़ॉरेन ऑफिस के साथ की हैं। उसके बाद नॉर्दर्न एरिया पे हमारी 3 किताबें हैं मेरी आतिफ़ की। इसके अलावा हमारी इस तरह मिली जुली अभी जैसे भी एक किताब हमने मोटरवे के साथ की, पूरे पाकिस्तान का हमने ट्रैवल किया। तो इस तरह ये मकसद ही यही था कि सबसे पहले खुद अपने आप को इत्मीनान दें कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ की ज़मीन अच्छी है, लोग अच्छे हैं, मौसम अच्छे हैं। उसके बाद हम ये
इंफॉर्मेशन बाहर के लोगों को भी दें जो हमें ये बुरा समझते हैं। जैसे 20-25 साल पहले जहाँ से हम किताब प्रिंट करवाते हैं, टॉपिकल प्रिंटर जो इस वक्त आई थिंक सो मेरा से पाकिस्तान के सबसे बेस्ट प्रिंटर हैं, जो भी कोई आर्ट बुक्स आपने वो देखनी हो या प्रिंट करवानी हो, तो उसके जो मालिक हैं, उसके जो नसीर बलोच साहब, वो कहते हैं कि जब उन्होंने पहली मशीन एक बड़ी ये प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने लिया, तो उसको इंस्टॉल करने जो जर्मन इंजीनियर आए थे पाकिस्तान, वो बाकायदा अपने पीने का पानी भी लेके आए कि शायद हमने कहीं एक डेजर्ट में उतरना है और वहाँ पे कोई जंगली लोग हैं, पीने का पानी नहीं मिलेगा। तो कहते हैं वो जब उतरे और उनको हमने कुछ लाहौर देखा या कुछ चीज़ें देखी, तो वो कहते हैं कि वो तो हैरान। तो इंटरनेशनली जो हमारी यही कोशिश थी कि हम इंटरनेशनली उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकें कि हम कैसे लोग हैं, तो यहाँ के लोगों को भी एतमाद दे सकें। जैसे यंग जनरेशन अब भी 2022-23 को आप देखें, 24, ये तो मुख्तलिफ हालात के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सबसे ज़्यादा आपके यंगस्टर बाहर जा रहे हैं, ये तो एक डिफरेंट अब इस कुछ और वजह से जा रहे हैं, लेकिन पहले तो इस वजह से जा रहे थे कि ये बस रहने के काबिल ही नहीं है। तो ये इसी सफ़र के दौरान ये सारा किताबें बनती गई, सारी चीज़ें होती रही, और यही सफ़र है हमारा। तो आतिफ, आप जब अपनी किताबों का काम करते हैं और उसके लिए तस्वीर बनाते हैं, तो कोई भी तस्वीर आप पहले बनाते हैं बाहर, या वो पहले आपके जहन में बनती है और आप उसकी तलाश में बाहर निकलते हैं? तो ये सफ़र कैसा है? जहन में बनाने के लिए सबसे पहले तो बाहर निकलते हैं विदाउट कैमरा, ट्रैवलिंग, घूमना फिरना, देखना, ऑब्ज़र्व करना, ये पहला हिस्सा है फोटोग्राफी का। उसके बाद फिर आप बेस्ट एनवायरनमेंट और कोई किसी चीज़ को हैपन होते देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि उसमें आपने आपके जहन में अब बन गया खाका कि इस पहाड़ के ऊपर बेस्ट क्लाउड मैंने इस किस्म का देखा है, इस पे सुबह इस तरह की लाइट होती है, सर्दियों में इस तरह की, गर्मियों में इस तरह की, सारी चीज़ें आप देखेंगे। दूसरों का काम भी देखते हैं, फिर देखते हैं कि कोई इस तरह की एक यूनिक मूवमेंट कैसे हैपन होता है, फिर उसके लिए वहाँ जाके उसका वेट करते हैं। तो मेरा तो वैसे मानना ये है कि तस्वीर पड़ी होती है, बस जाना होता है, मैंने उठानी होती है। तो एक रब ने हर एक का हिस्सा रखा हुआ है, तो वो जो भी हमारे हिस्से का मूवमेंट होता है, हम जाते हैं, तलाश करते हैं, तो वो उठा के ले आते हैं। आप तो जाते हैं, उठा के लेते हैं, लेकिन उसके उठाने को ये तो नहीं होगा ना कि आप गए और आप उठा के ले आए, उस उठाने से पीछे भी कोई प्रोसेस होता है। वो तो रब ने देना है, जब वक्त आएगा तभी देना ना। तो बास का 15 दिन 20 दिन जाते हैं, कुछ शादी की तस्वीर नहीं बनती, और बास का ज़्यादा भी बन जाती है। तो कोई तस्वीर जो सबसे ज़्यादा वक्त अभी तक जिसने लिया हो आप तक पहुंचने के लिए, वो कितना वक्त था? अभी पहुंची नहीं ना वो, अभी तो वक्त ले रही है वो। नहीं, अभी जितनी आपने बना चुके हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन वाली तस्वीर कितना ड्यूरेशन? मैं कई सालों से ना, मेरे जहन में कई तस्वीरें ऐसी हैं कि जो अभी तक नहीं बनी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बन गई उनकी तो खैर छोड़े, किस्सा कई साल भी लग जाते हैं। तो अभी हमने बड़ी चीज़ें ऐसी सोची हुई हैं और जहन में तस्वीर तैयार है, बस जिस वक्त वो सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी तो बस हमने क्लिक करना है तो मिल। तो जब आप कोई तस्वीर बना लेते हैं जो आपने किताब में शामिल की हुई है, तो आपकी क्या फीलिंग होती है? कोई एकम्प्लिशमेंट होती है, सेटिस्फेक्शन होती है, या क्या होता है कि जैसे एक शायर एक गज़ल लिख लेता है, तो कहानीकार कहानी लिख लेता है, तो वो उनकी ख़ास फीलिंग होती है ना कि मैंने ये कर दिया। तो आप जब तस्वीर खींच लेते हैं जिसको आपने फाइनल किया होता है किताब में लगेगी, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग होती है? किताब का प्रोसीजर तो खैर एक लंबा प्रोसीजर है, वो नहीं, टॉपिक आएगा, जो लेकिन किताब में लगाने के लिए आपको लगता है कि ये तस्वीर है, तो उस तस्वीर के जो आपको इतनी पसंद आती है कि आप उसको लोगों से शेयर करना चाहते हैं, उसके खींचने के बाद आपका क्या एहसास? कभी ऐसी तस्वीर बनती है, कामरान की बन जाए तो उसका फ़ोन आता है कि भाई मैं तो दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, तो अच्छा तस्वीर बन गई। अच्छा, तो मेरी बन जाए तो मैं आता हूँ, तो मैं इसको हंस के कहता हूँ कि बन गई तस्वीर। बस कभी हाँ हंसते हैं, एंजॉय करते हैं उसको, तस्वीर को। कहता क्या हुआ, मैंने कहा बन गई तस्वीर। तो कोई खाना नहीं करते आप? खाना 3 टाइम करते हैं दिन में। तस्वीर महीने में एक आधी दफ़ा। अच्छा, यानी कि वो खाना रूटीन का, तस्वीर कभी हाँ, तस्वीर अच्छी तस्वीर बहुत मेहनत मांगती है और काफ़ी टाइम लगता है। अच्छा कामरान, आपका तस्वीर के बारे में क्या ख्याल है कि वो आपके अंदर पहले बनती है या बाहर बनती है और आप उसको फिर क्राफ्ट करते हैं? प्रोसेस तो वही सेम, क्योंकि 2 फोटोग्राफर आपने बिठा दिए, आप मुझे अकेली बुलाती हैं आतिफ को, तो फिर एक जाए फिर हम जवाब देते हैं, तो क्योंकि सेम है वही कि हम पहले तो जैसे फॉर एग्जांपल बगैर कैमरे के निकलते हैं,
अब ऑब्ज़र्व करते हैं कि यार कैसे मौसम है। जैसे मैं वाइल्ड लाइफ करता हूँ तो मैं देखता हूँ परिंदे कैसे हैं, कौन से दरख्त हैं, कौन से मौसम है, उनकी ज़िंदगी गुजारने के ढंग कैसे हैं। उसके बाद जहन में एक मेरी तस्वीर बनती है, हमेशा मेरे तो जहन में एक तस्वीर बनती है, उसको मैं ढूंढने निकलता हूँ। उसके पहले आपने जिक्र किया कि जैसे हमें खुशी कैसे होती है, एक तस्वीर जब बनती है, तो आपने उसे दो मिसालों के ज़रिए आपने कहा कि जी कोई शायर कोई गज़ल लिखता है या कोई कहानीकार कोई कहानी लिखता है। तो मैं तो डे वन से इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि ये जो तस्वीर है ये एक लैंग्वेज है। आप ये ऐसी लैंग्वेज है कि अगर इसको आप पढ़ सकें तो आप पूरी एक कहानी पढ़ते हैं। आप जैसे कोई एक गज़ल पढ़ लें, नज़म पढ़ लें या कोई कहानी पढ़ लें, उसी तरह एक तस्वीर होती है, उसमें एक पूरी कहानी होती है, हम एक पूरी कहानी बयान कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको वो पढ़नी नहीं आती तो आपके लिए वो महज एक तस्वीर है। इसी तरह आप देखेंगे कि इसी ज़ुबान के थ्रू, इसी लैंग्वेज के थ्रू पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। जैसे मुझे नहीं फ्रेंच ज़बान आती या जापानीज़ ज़बान मुझे नहीं आती, लेकिन जो जापानीज़ मिनिमलिस्ट फोटोग्राफर हैं या जो एक नेचर का एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है विंसेंट फ्रांस का, जो जिसे मैं समझता हूँ कि सबसे बेस्ट फोटोग्राफर है, तो आप उनका तस्वीर देखते हैं तो आपको वो समझ आ जाती है वो क्या कह रहा है। लेकिन वो अगर वो फ्रेंच में कुछ बोल रहा था वो हमें समझ नहीं आता। तो हमें लगता है कि ये एक, और आतिफ को भी या मुझे, कि ये एक लैंग्वेज है। अगर आप इसे एक कहानी की तरह देखना शुरू करेंगे तो आपको ये कहानी ज़रूर समझ आएगी। तो कामरान, आपको जो पाकिस्तान के अंदर, अभी मैं बाहर की बात नहीं करी, कितने % ऑडियंस लगता है कि तस्वीर कहानी तक पहुंच जाती है? ये इसी तरह है जैसे आप तारिक साहब बैठे हुए हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के वो राइटर हैं, तो इनकी कहानी अब यह कहें, ये जिस जगह पे ऑडियंस में बैठे होते हैं तो आप कहें कि ये सारे समझ जाएंगे जो ये बयान करना चाह रहे हैं। इनकी एक एक जुमले में सम टाइम वो तय दर तय मानी होते हैं, तो वो सारे नहीं समझ रहे होते। लेकिन हम समझते हैं कि अगर ये कनेक्ट सिर्फ हो गई ना ऑडियंस तो वो भी बहुत है। किसी एक तस्वीर से अगर कनेक्ट होगी तो ये पहला स्टेप है। तो वो आप हमने कनेक्ट करना है, आपको उससे जोड़ना है। तो आज हम आपको कुछ तस्वीरें आतिफ आपको दिखाएंगे। हमारी एक नई किताब हमने की, पाकिस्तान समिट फ्रॉम टू सी, पाकिस्तान फ्रॉम समिट टू सी। तो ये हमने फॉरेन ऑफिस के साथ की है। इसमें पूरे पाकिस्तान की तस्वीरें हैं, कुछ पहाड़ हैं, कुछ झीलें हैं, कुछ कल्चरल है, कुछ हमारा शहरों की कुछ तस्वीरें हैं, कुछ जानवरों की जो हमारे यहाँ पे हैं, तो वो हम आपको दिखाएंगे। हम और इस सफ़र के दौरान जो हमने देखा क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत सी चीज़ें जो आतिफ ने भी मैंने भी हमने ऑब्ज़र्व की। आज मेन हमारा तो मकसद है कि हम उन तस्वीरों के थ्रू आपसे बात करें और वो आप तक पहुँचाएँ कि वो हमने कितनी शिद्दत से उनके अंदर हमने देखा पाकिस्तान के अंदर चेंज आते हुए। तो ये आप शुरू करने से पहले एक और अहम चीज़ आप दोनों से ही पहले बताएं कि आपका पहला कैमरा कौन सा था? पहला कैमरा मेरा तो आई थिंक कैमरा शीका MF2 था, छोटा सा कैमरा होता है। कैमरा छोड़ दें, बल्कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट था जिसने आपने पहली बार तस्वीर खींची? वो कैमरा ही था एक, क्योंकि वो हमारे वो आप इंस्ट्रूमेंट आप कह लेंगे टूल आपको चेंज हो जाएंगे, को फ़ोन आ गया या कुछ, हमारे ज़माने में फ़ोन नहीं था, हम पुराने लोग हैं दोनों काफ़ी। तो मैंने एक ये शीका MF2 एक कैमरा होता था पुराना, उसमें वो फिल्म रोल डलता था और वो कॉमन कैमरा था वो बिल्कुल। आतिफ आपका कौन सा था? मुझे शुरू में फ़ोटोग्राफी का कोई इतना शौक़ नहीं था, तो मुझे ज़्यादा शौक़ था ट्रैकिंग का, माउंटेन्स पे जाने का शुरू से बचपन से। तो मैं जब मेरे फादर मुझे लेके जाते थे माउंटेन्स पे, तो मरी गए, नथिया गली गए या कगान गए, तो वो जाके वो अब वहाँ सामान उतार रहे हैं और रेस्ट कर रहे हैं, तो मैं सामने पहाड़ के ऊपर बाग के ऊपर चढ़ के कहीं जाके बैठ जाना, मैंने तो एंजॉय करना। तो वो जो नई नई जगह एक्सप्लोर करता था मैं। तो एक दफ़ा मैं किसी फोटोग्राफर के साथ जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि यार तू नई जगह देखता जाके, तो वहाँ हम तो नहीं जा सकते, तो तू कैमरा ले जा, वहाँ की तस्वीरें जो है ना वो जो वहाँ होगा हमें भी दिखाई आके, कि यार बात तो सही है। तो इस तरह कैमरा जो है ना वो एक टूल के तौर पे ऐड हुआ ट्रैकिंग के अंदर।
तो उसके अंदर जो पहला कैमरा था वो था शाही पेंटेक्स। तो उन्हीं दोस्त ने कहा तेरे घर में कैमरा नहीं पड़ा। मैं कहा यार एक दोस्त के वाले साहब ने मुझे गिफ्ट दिया था, लेकिन वो तो बड़ा पुराना सा और अजीब सा कैमरा है। तो उन्होंने कहा ला के दिखाओ। मैंने जाकर उनको ला के दिखाया। वो कहते हैं यार ये सही है। उसके ऊपर 50 mm का फिक्स लेंस होता था, बेसिक एक कैमरा था। तो उसके अंदर उन्होंने ना मुझे एक फ़िल्म डाल के दी। तो उस नहीं कि मुझे फ़िल्म का भी नहीं पता था कि कौन सी डालनी है या क्या करना है, कैसे डालनी है। उन्होंने वो फ़िल्म डाल के दी। हम टूर पे चले गए तो एक फ़िल्म डली। तो पूरे टूर के ऊपर कोई 7-8 दिन का टूर था, वो मैंने एक फ़िल्म ही शूट की। अब फिल्म 12 बदलनी भी नहीं आती ना, फिल्म है भी नहीं। तो 36 पिक्चर्स होती थी एक रोल के ऊपर। तो वो 36 तस्वीरें मैंने, 36 भी शायद मुकम्मल नहीं हुई, मैंने कहा किसी को तो अच्छी तस्वीर मिल जाएगी। 33 पिक्चर्स मैंने उतारी उसके ऊपर। उसको उस जो कैमरा रोल था किसी ने यूज़ किया हो, हम नॉर्मल हम जो यूज़ करते हैं वो नेगेटिव तस्वीरें आती हैं उसमें, ये पॉजिटिव होता है। इसके अंदर जिस तरह कलर में होती ना तस्वीरें वो नज़र आती हैं, रिवर्सल नहीं होती। वो पॉजिटिव एक उसके अंदर रोल था। फिर मैंने वापस आके उसी फोटोग्राफर से पूछा कि अब इसका आगे क्या करना है, कैसे इसको प्रोसेस करना है। उन्होंने कहा जी फ़लाँ जगह पे वादर रोड के ऊपर एक बाबा जी हैं, वो हम तो सारे प्रोफेशनल उन्हीं से कराते हैं, उनके पास ले जाओ तो वो कर लेंगे। तो मैं गया उनके पास, उनको रोल दिया, उनको कहा जी कब मिलेगा। उन्होंने कहा 2 दिन बाद आना। इस तरह नहीं कि अभी ये जिस तरह बना रही हैं तो साथ ही आ रहा है सारा कुछ जड़। 2 दिन बाद आना तो फिर आपको ना मिल जाएगा ये, और 110 रुपये नायत फरमा दे। मैं कहा जी ये ले 110 रुपये। 2 दिन के बाद 2 दिन वो कैसे गुजरे एक्साइटमेंट में, क्या हुआ, रात को नींद नहीं आती थी। तो 2 दिन के बाद मैं उधर गया तो बाहर खड़ा सोच रहा हूँ कि अंदर जाऊँ कि ना जाऊँ। अंदर गया तो उनको मैंने पर्ची दी कि ये मेरा मैंने आपको दिया। हाँ। तो उन्होंने कहा रोल किसका ही है, ये किसने फ़ोटोग्राफी की है। मैं सोची पड़ गया। मैं कहा लगता काम ख़राब हो गया कोई। मैं कहा जी मैंने की है। कहते आप कौन हैं। मैं कहा मैं आतिफ। तो ये आप फोटोग्राफ़र हैं। उन्होंने कहा, मैं कहा नहीं जी मेरा पहला ज़िंदगी का रोल है। तो उन्होंने कहा पुत्र इधर आ मेरे पास। मैं गया उनके पास। उन्होंने कहा कि मैंने बड़े रोल शूट प्रोसेस किए हैं, ये मेरी ज़िंदगी का बेस्ट रोल है। वो मेरी ज़िंदगी का पहला रोल था। उसमें ऑटम का टूर मैंने किया था। तो वो उसके बाद वो जो आपको एक नशा होता है ना तारीफ़ का और सारी चीज़ों का, उसके बाद फिर सारी तवज्जो जो है फोटोग्राफी की तरफ डाइवर्ट होगी। आपको जो प्राइस मिलता है, जो आपको तारीफ़ मिलती है, वो आपकी डायरेक्शन पर ख़राब कर देती है। तो अच्छा बड़ा बिजनेसमैन था मैं, फिर पहाड़ों पे खज्जल हो गया। अच्छा कामरान, आपने भी जिक्र किया कि कुछ तस्वीर बनाते हुए आपने क्लाइमेट चेंज को ऑब्जर्व किया और इसकी शिद्दत को भी किया। तो आप कैसे देखते हैं जो दुनिया में इस वक्त तब्दीलियाँ आ रही हैं क्लाइमेट के हवाले से और उनके असरात, और कहाँ कहाँ वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे हो गया है मामला, चाहे वो पानी का है, जंगलों का है, साफ़ हवा का है और ग्लेशियर पिघलने का है, आग लग रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, ड्राउट है, इन सब को आप कैसे देखते हैं? ये आप समझें कि इसमें ज़्यादा शिद्दत तो ये जैसे ही एक इंडस्ट्रियल दुनिया बनना शुरू हुई कि एक बड़े पैमाने पे आपकी वो सनतें लग रही हैं, तो उसमें ये शुरू हो गया था सफ़र। लेकिन इसमें ज़्यादा तेज़ी आई है पिछले कुछ 30-40 सालों में। जैसे हम अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के 1970 से लेके अभी तक आप समझें कि तकरीबन 3/4 जंगल ख़त्म हो गए। अच्छा, ये जी बिल्कुल। पाकिस्तान में आप समझें कि अगर आपके जिस वक्त पाकिस्तान बना था, और मैं सिर्फ मगरबी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो इस पे तकरीबन कोई 17% पे जंगल था। अब मेरे ख्याल से 2% पे भी नहीं है। जो बिल्कुल आज की डेट की जो इसकी है रीडिंग है वो है कि 1.9% आपके पास जंगल है। और ये आप लाहौर की अगर आप देखें, लाहौर की मैंने 3 दिन पहले की एक तस्वीर देखी है, वो कोई 15 से 20 साल के फ़र्क से, तो जो आपको ग्रीन नज़र आता था लाहौर, अब उसमें सिर्फ 6% पे जंगल, 6% पे आपको दरख्त नज़र आ रहा है।
लाहौर में। और लाहौर में आपको ये परसेंटेज आप 6% आप समझेंगे शायद बहुत ज़्यादा है। किसी भी दुनिया में किसी भी मुल्क के मिनिमम आपका जो है वो 24% पे जंगल होने चाहिए, मिनिमम, ये मिनिमम है। तो लाहौर के या बाकी दुनिया के जब हम चीज़ों को देखते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इस वक्त भी पूरी दुनिया में हर साल जो हैं वो तकरीबन आप समझे कि डेनमार्क का अगर आप रकबा देखें तो उसके बराबर जंगल काट दिए जाते हैं। 8 अरब के करीब जो जंगल हैं वो काटे जा रहे हैं हर साल 8 अरब दरख्त काटे जा रहे हैं। अगर आप उसको वो दिनों के हिसाब से आप उसको देखें तो 20 लाख दरख्त बनते हैं एक दिन में, कट रहे। और वो उनका ज़्यादा इस्तेमाल क्या है, ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ये आपका पेपर बनाने में, आपके टिश्यू पेपर्स में, या आपके जो फर्नीचर या इस तरह की चीज़ें। लेकिन इनमें बड़ा जो हिस्सा है वो पेपर इंडस्ट्री और टिश्यू वगैरह बनाने में। तो ये सारे अब इतनी तेज़ी से, और जैसे आबादी मुसलसल बढ़ रही है दुनिया में, अगर आप देखें पाकिस्तान में अगर आप देखें तो आपकी आबादी 1947 में क्या थी, आज क्या है। लाहौर की आपके पुराने लोग यहाँ पे कुछ जैसे मंसूर साहब भी बता सकते हैं कि लाहौर में इन्होंने नहीं सॉरी मैं माजूर चाहता हूँ, लेकिन मुझसे थोड़े 2-3 साल बड़े हैं तो ये आपको बता सकते हैं। क्योंकि मैंने भी जब मैंने लाहौर को देखा, हालांकि मैं सियालकोट से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन मैंने लाहौर को देखा कि आप ये जोहो टाउन वगैरह ये कोई एरिया एग्जिस्ट नहीं थे करते। तो आप अगर वो कुछ अर्सा पहले की पुरानी कुछ तस्वीरें देख रहे हैं तो आपको चबुर्जी भी बिल्कुल वीरान नज़र आता था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आबादी बढ़ रही है, जंगल कट रहे हैं और साफ़ पानी के ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं। अगर आप पूरी ग्लोबली अगर आप देखें तो एक है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है जो हर 2 साल के बाद शाया होती है। उसमें 1970 से लेके आज तक आप समझे 68% जानवर ख़त्म हो गए दुनिया में। 68% जानवर 1970 से आज तक ख़त्म हो गए, और हर साल तकरीबन 8% के हिसाब से वो जानवर ख़त्म हो रहे। जंगल और जानवर ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई। और जो साफ़ पानी की जो लाइफ है, जो साफ़ पानी में जानवर हैं, मछलियां हैं, वो 81% ख़त्म हो गए दुनिया में 1970 से लेके अब तक। ये सिचुएशन आपको, और इसके अलावा आप देखें ये फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये कैलिफोर्निया में शायद आग लगी थी अमेरिका में, और इसके आप देखें कि इस पे सारे माहिरीन कहते हैं कि वो उनका एक बड़ी तारीख है, हिस्ट्री है कि आग लगती रहती है वहाँ पे ना। लेकिन वो कहते हैं जनवरी के महीने में कभी नहीं आग लगी। जनवरी का महीना वहाँ पे बारिशें होती हैं, सब कुछ होता है, वो मौसम ठंडा होता है, तो वहाँ पे अमूमन आग नहीं लगती। आग लगती है जून के महीने में उनके ज़्यादातर, जब गर्मी होती है, बारिशें कम होती हैं, तो हुशक साली से आपके वो जो है ना वो आग लग जाती है। लेकिन इस दफ़ा जनवरी में लगी है, और वो उसकी वजह ये बता रहे हैं कि जो अंदाज़न अभी वजह बता रहे हैं कि इतनी तेज़ी से आग क्यों फैली, कि पिछले 2-3 साल से बारिशें कम हुई हैं। अभी आप लाहौर में बैठे हुए, आपको शायद पता हो कि नवंबर से लेकर जनवरी तक आपकी 42% बारिशें कम हुई हैं, 42%। तो ये आप मैं फरवरी में बैठा हूँ, और या आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं फरवरी में बैठा हूँ अप्रैल के मौसम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारा क्लाइमेट चेंज के हवाले से पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये एक छोटी सी तस्वीर है। तो इसकी सूरत हाल इससे भी ज़्यादा अबतर है, लेकिन बहुत से इसमें ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जिनकी बिना पे इसको उस तरह अभी उसकी चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया जाता। जितनी में जैसे पूरी दुनिया अगर हम देखें तो इसको बड़े बड़े ताजर चला रहे हैं। हमें लगता होगा कि शायद कुछ वो बड़े बड़े कोई ऐसी कोई तंजीमें बनी हुई हैं, बड़े बड़े ताजर हैं जो इस दुनिया को चला रहे हैं। तो उन ताजरों के मफाद में नहीं है कि हम इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा जिक्र करें, अगरचे हो रहा है, लेकिन ये उसी तरह का हो रहा है कि हमें वो एक शुगर कोटेड कुछ चीज़ें दी जा रही हैं। तो ग्लेशियर की क्या सूरत हाल है? ग्लेशियर की सूरत हाल सिर्फ आपको अपना एक ज़ाती तजर्बा आतिफ बताएंगे कि हम बालतोरों पे जाते थे पहले, इनका जो पहली दफ़ा ये बालतोरों में गए। और ग्लेशियर का आपको एक चीज़ बता दूं कि उसका फ़ायदा हमें क्या है। ग्लेशियर का जो पूरी दुनिया में जहाँ पे बर्फ़ है, आपके आर्टिक में है, पाकिस्तान में जिसको थर्ड पोल कहा जाता है, पाकिस्तान को थर्ड पोल कहा जाता है,
जो आपके नॉर्थ साउथ पूल के अलावा जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं, बर्फ़ है, वो पाकिस्तान का एरिया है, जिसमें हज़ारों के हिसाब से ग्लेशियर्स हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी पाकिस्तान में है। जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर का रास्ता है जो बनाता है बियाफो और हिस्पर 124 किलोमीटर, और बाल्तोरो जो है 63 किलोमीटर, आई थिंक सर 63 किलोमीटर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो ये ग्लेशियर जब इनका वाइट बर्फ़ का वाइट हिस्सा होता है ना, जो रोज़ाना जो लाइट आती है आपकी सूरज की, अगर आप जैसे अभी आपको एक टेक्निक कुछ 2-3 सालों से बड़ी इन हुई है कि अपनी छतों पे सफ़ेद कलर करवा दें। वो कहते हैं जी सफ़ेद कलर करवाएंगे, वो लाइट उससे टकराएगी तो वापस चली जाएगी, तो उससे होगा क्या कि आपका वो रूम टेम्परेचर ठंडा रहेगा। तो ये जो बड़े पानी को छोड़ें, सब कुछ छोड़ें, सिर्फ जो लाइट आपकी डेली आपकी ज़मीन से टकरा रही है और वो टकरा के वापस नहीं जा रही, वो आपकी ज़मीन को कितना गर्म कर रही है। तो ये आपको आतिफ बताएंगे सिर्फ अपना एक ज़ाती तजर्बा बाल्तोरो के बारे में। नहीं, मैं आज आप लोगों के साथ ना जो एक पूरी पानी की एक कहानी आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगा। मेरा जो फैमिली बिजनेस था या मेरे फादर की जो कंपनी है जो हम ऑन करते हैं, वो पानी से रिलेटेड जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट थे वो करते थे हम। फ्रॉम अभी तो फोटोग्राफी की बात हो रही है 25 साल से, उससे पहले 40-50 साल जितनी मेरी उम्र है उससे ज़्यादा मेरे वालिद साहब को टाइम हो गया है। 1967 से वो यही काम कर रहे हैं। तो हमारी पूरी फैमिली का एक बिज़नेस है, तो इसलिए मुझे वासा पानी लाहौर के अंदर पानी लोगों को पहुंचाना और उनका डिस्पोजेबल जो यूज़ पानी है उसको डिस्पोज करना, ये हमारा फैमिली एक समझें कि बिज़नेस है। तो उसकी वजह से मुझे इसके मुतालिक भी पता है। तो आज मैं पानी की कहानी आप लोगों को बताता हूँ, कुछ लाहौर की, कुछ पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर सारी दुनिया के अंदर रब ने 2 किस्म के आपके टैंक्स बनाए हुए हैं। अभी आप घर बनाते हैं ना, तो आपको सोसाइटी वाले कहते हैं कि जी एक अंडरग्राउंड टैंक बनाएं पानी के लिए, ताकि बाहर से जो पानी आए वो अपने फ्लो के साथ आपके अंडरग्राउंड टैंक में चला जाए। और एक आपने छत के ऊपर टैंक बनाना है कि जिससे अगर पानी नहीं आएगा तो वो आपको पानी मिलेगा। ऐसे ही है, वो जो छत वाला टैंक है ना, वो हमारे ग्लेशियर्स है। और जो अंडरग्राउंड है ना टैंक बनाते हैं हम, वो ये ज़मीन के अंदर जो पानी है, हमारी ज़मीन के नीचे पानी है। और ये जो लाहौर शहर आबाद हुआ था, ये आज से 1000 साल पहले एक दरिया के किनारे आबाद हुआ था। उस दरिया का नाम था रावी, जो आज से 40 साल पहले बुढ़ा हो गया, अब पता नहीं है कि नहीं है। तो इंसान जितने भी दुनिया में आबाद हुए हैं वो किसी दरिया के किनारे पानी के सोर्स के ऊपर आबाद हुए हैं। और पानी का रब ने उसको सारा साल प्रोवाइड करने के लिए ये 2 नेचुरल रिज़र्व बनाए हुए अल्लाह ताला ने। अब आप इन 2 रिज़र्व की आपको स्टोरी बताता हूँ। लाहौर के अंदर हम आज से, जब मैं छोटा था तो उस वक्त 90 फीट पे पानी निकल आता था, 90 फुट के ऊपर ड्रिंकिंग वाटर मिल जाता था। पानी तो बाज़ जगहों पे 30-40 फुट पे भी था, साफ पानी ड्रिंकिंग वाटर 90 फुट तक आपको मिलता था। आज आप लोगों को आइडिया है कि वासा वाले जो ट्यूबवेल लगाते हैं और आपको घर में पानी बचाते हैं वो किस डेप्थ पे है? कुछ गैस करें। 400 फुट। हाँ 400 फुट। और कोई गैस और डीप जाए? 1400। हाँ इतना नहीं हुआ। जो नीचे तो पानी, इतना नीचे जाके पानी नहीं होता। आप सही कह रहे हैं, 400 फुट के ऊपर भी मैंने ट्यूबवेल लगवाए हैं। अब इस वक्त 1000 फुट पे लग रहे हैं पानी। जो 400, 600, 700 फुट तक ट्यूबवेल लगे थे जो पानी निकालते थे, वो सारे बंद हो चुके, क्योंकि उस जगह पे पानी नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, पीने वाला पानी नहीं है। 1000 फुट पे आपका पानी नीचे चला गया और इसके बाद और इसके पास गुंजाइश नहीं है नीचे जाने की। तो ये जो करोड़ों की आबादी है लाहौर की, इसके पास ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। पता नहीं आप लोगों को क्या मैं बात बता रहा हूँ, आपको आइडिया हो रहा है कि आप लोग 5 साल 10 साल शायद गुजारा कर जाएं, आपकी नई जनरेशन के लिए लाहौर रहने की जगह नहीं रहेगी। पानी के बगैर नहीं रह सकेंगे आप। ये जो आपको नेस्ले वाले ये पानी आया, गोरमे वाले भर के देते हैं पानी बोतलों में, ये भी वो नीचे से आता है, ये कोई अपना पानी नहीं बनाते। अगर नीचे आपका पानी जो है वो नहीं ड्रिंकेबल रहेगा, ड्रिंकेबल पानी नहीं नीचे से मिलेगा, तो डेजर्ट्स में पानी नहीं होता, इस वजह से वहाँ लोग नहीं रहते। तो ये लाहौर की करंट सिचुएशन है, जो मैं आपको अपनी फैमिली के 50 साल के जो बिज़नेस है उससे रिलेटेड आपको ये बता रहा हूँ। अब ग्लेशियर्स की बात करते हैं।
अब रब ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि वो जो पानी है पूरा एक सर्कल चलता है, दुनिया में जितना पानी है उतना ही पानी है, वो सॉल्टी वाटर हो जाता है, फिर वो बारिश की वजह से वेपरेट होता है, उसका नमक नीचे ही रह जाता है, वो बादल बनता है, कहीं जाके बर्फ़ गिरती है, कहीं बारिश होती है, और वो पानी जो है हमें सारा साल यूज़ करने के लिए रब प्रोवाइड करता रहता है। उसके लिए आबादी ज़्यादा और अनइवन पानी आता है, जब सैलाब आते हैं, उसके लिए इंसानों ने आज से 100 साल पहले डैम्स का एक रिज़र्व नया, जो ये रब की नेचुरल नहीं है, ये हम लोग बनाते हैं, डैम का रिज़र्व बनाते हैं। आपको कुछ आइडिया है कि जब पाकिस्तान बना उसके बाद आबादी कितनी फैली है, तो हमने उसका जो नेचुरल फ्लो था उसके अंदर अपना एक कुशन रखने के लिए कितने डैम बनाए, आपको पता ही है। पाकिस्तान में तो इंडिया के अंदर तकरीबन 5,500 डैम बने, 5,500, और हमारा जो बड़ा आखिरी डैम है वो तो अयूब के दौर का बना हुआ है। उसके बाद अभी कुछ दौर के अंदर मेरा ख्याल है कुछ 73 डैम जो है ना, छोटे साइज़ के डैम जो है ना, वो इन्होंने बनाए हैं, अभी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, जो भी किसी मुल्क में पानी स्टोर करने की कैपेसिटी है ना, वो कहते हैं जो आइडियल है ना 40%। आपका जो इस्तेमाल का पानी है ना पूरे साल का, उसका कम से कम आप 40% आप स्टोर कर सकें, और पाकिस्तान के अंदर जो कैपेसिटी वो 10% है। अमेरिका और चाइना के पास उनके 1000 दिन का पानी स्टोर है, इंडिया और उनके पास 12,000 किसी, अमेरिका के पास को 15,000 डैम है, चाइना के पास को 12,000 कुछ डैम है। यानी कि 3 साल भी अगर उनको पानी ना मिले, 1,000 इंडिया के अंदर, इंडिया के पास जो इस वक्त उनका इस्तेमाल का पानी है ना, उनके पास 180 दिन का पानी है। पाकिस्तान के पास टोटल अगर उनके डैम सारे भरे हो ना तो 30 दिन का पानी होता है। और अब इस वक्त जो बारिशें कम हुई है नवंबर से लेके अब तक, आपको मंगला और तरबेला की इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि अगर अभी बारिश ना हुई तो दोनों डैम 30 फरवरी तक खाली हो जाएंगे, ज़ीरो पानी। यानी अगर आपका जो 1 मार्च है ये आपका समझे कि ज़ीरो पानी के साथ आपका पाकिस्तान वो शुरू होगा, ये मार्च शुरू होगा। ये पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है। और ये जो आपको बता रहे हैं कि आतिफ के 1000 फुट पे आपको पानी मिल रहा है, जो ज़मीन ज़ेर ज़मीन पानी निकालने वाले ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान का नंबर 4था नंबर है, सबसे तेज़ी से पानी निकालने वाले। तो ये अभी बहुत सारी चीज़ें हम अभी आज बैठेंगे डिस्कस करेंगे। आतिफ अपनी बात शुरू। ग्लेशियर वाला जो आपने बताया, ग्लेशियर मैंने अपने जो हम फोटोग्राफी भी करते हैं, ट्रैकिंग भी करते हैं, तो एक ही जगह के ऊपर कई सीज़नों में और बार बार जाना होता है, तो हमने अपनी आंखों के सामने देखा है कि वो जो 200 फुट तकरीबन ग्लेशियर नीचे चले गए हैं, जो हमारी सामने 15 सालों के अंदर 200 फुट के करीब, जो वैसे आप बार नया बंदा जाएगा उसको आइडिया नहीं होगा कि 15 साल पहले इसकी क्या थी। 2-3 ग्लेशियर ऐसे हैं कि जो, और उसकी वजह से अब आगे क्या नुकसान हो रहा है कि जब उसका नेचुरल एक वो वाइट कोटिंग ख़त्म होगी तो अब उसके पिघलने की रफ्तार तेज़ होती जा रही है, और उधर लैंड स्लाइडिंग और उस सारी वो भी प्रोसीजर तेज़ हो रहा है। उसके अंदर एक फैक्टर वो दरख्तों के काटने का भी है, और एक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कम स्नोफॉल और बारिश का भी है। तो अब हमारे पास जो एक रब ने बहुत, हम कुछ नहीं करते, और वो एक गर्मियों के अंदर धूप पड़ती थी और वहाँ से एक नेचुरल 6 माह के लिए हमें पानी स्लो पिघल के आता रहता था। सारी दुनिया के पास ये फैसिलिटी नहीं है, पाकिस्तान के पास बहुत अच्छी फैसिलिटी थी, अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रह नहीं गई। जितनी तेज़ी से वो पिघल रहे हैं तो अब, और उनका पिघलने का प्रोसीजर भी जो टाइम था वो भी तेज़ होता जा रहा है, तो फ्यूचर में वो भी एट स्टेक है। ये बाल्तोरो ग्लेशियर के बारे में मैंने कहा था ना, कातिफ बताएंगे। हम केटू जाते हैं ना तो वो अब बाल्तोरो ग्लेशियर पे चलते हैं। तो आज से 15 साल 20 साल पहले जब हम केटू जाते थे तो जहाँ से वो ग्लेशियर स्टार्ट होता था, जब हम उस ग्लेशियर पे ट्रैकिंग स्टार्ट करते थे, अब हम जाते हैं तो वो उसमें 1.5 दिन कम हो चुका है। यानी 1.5 दिन का जो वो उसका एरिया है जो हम पैदल तय करते हैं वो होगा 20 किलोमीटर, वो उतना वो ग्लेशियर पीछे चला जा चुका है। तो ये सारी सिचुएशन जो इस वक्त है, और इससे पहले जो आतिफ आपको बता रहे थे कि लाहौर में पानी, जो नए बच्चे हैं हमारे, ये कैसे ज़िंदगी करेंगे,
तो इसकी आपको बहुत सी तस्वीरें आपको इसी मुल्क में मिल जाएंगी, वो बाहर की दुनिया में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो दुनिया की सबसे बड़ी सेकंड नंबर पे जो आपकी कच्ची आबादी है कराची, उसके जो लोग हैं वो 30% अपनी इनकम का खर्च करते हैं पानी खरीदने पे। टैंकर माफिया, आपके कोयटा में टैंकर चल रहे हैं, आपके एक वक्त आता है पेशावर में आपके टैंकर से पानी आपको लेना पड़ता है। इस्लामाबाद की अब कुछ जगह हैं जहाँ पे जो आबादियाँ फैल रही हैं, वहाँ पे जो मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीम बन रही है, वहाँ पे टैंकर के ज़रिए आपको पानी चाहिए। उससे सारी सिचुएशन जो है ये लाहौर में आप देखेंगे। और जो वर्ल्ड बैंक है उसकी रिपोर्ट है, ये 2021 की रिपोर्ट है कि 6 अजला का उन्होंने बाकायदा नाम लेके बताया है कि ये 2050 तक बिल्कुल डेजर्ट बन जाएंगे। तो ये सारी सिचुएशन इतनी अलार्मिंग है, इतनी बुरी है कि हम जब मैं और आतिफ ट्रैवल करते हैं, अभी मैं और आतिफ गए हुए थे कुछ माह पहले, हम बलोचिस्तान में थे, तो वहाँ पे जो पानी की सिचुएशन है वो वहाँ पे आप तो लाहौर में रहने वाले कभी सोच भी नहीं सकते। यानी वहाँ पे अगर किसी मेज़बान ने आपके, वो सबसे पहले तो खाना खाने से पहले हमारे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का होता है कि हम हाथ धो लें और बड़े देर तक 5 मिनट तक साबुन मल के हाथ धोते रहें। तो वो किसी एक जगह पे बैठे हैं एक दोस्त, तो वो कहते हैं वो बड़ी, उसको मैंने 2-3 दफ़ा कहा तो उसने बड़े मुश्किल से कुछ पानी लेके आया हाथ धुलाने के लिए। वो लेके आए तो साथ एक परात लेके आए, वो नीचे रखी, वो हाथ धोए, तो कहते हैं अब ये पानी फेंक देंगे। कहते हैं नहीं, ये तो अल्लाह की नेमत है, ये तो जानवर पिएंगे। तो यहाँ पे अब आपको इस वक्त आपको नोटिफिकेशन आ चुका है लाहौर में, क्या है कि जी रिसाइकलिंग जो वाटर है वो आप बहुत सी चीज़ों में यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कराची में जो कच्ची आबादी का मैं आपको बता रहा हूँ, जो 30% अपनी इनकम का, जैसे अगर बिल फर्ज वो 30,000 कमाते हैं तो 10,000 का हर महीने का पानी खरीदते हैं, तो वो पानी कैसे ज़ाया कर सकते हैं? तो अपने जो किचन का इस्तेमाल वाला पानी, उसी से घर को साफ़ करते हैं, उसको और चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे हम आज बैठे हैं, हम बहुत बड़ी चीज़ों को जिनको डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका हमने इनफरादी सतह पे एक हल आपस में डिस्कस करके उठना है। तो फिर इस गुफ्तगू का मुझे लगता है कोई मकसद हमारी है, आज जाने का कोई मकसद है कि हम इनफरादी सतह पे इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। हम चाहेंगे अपनी तस्वीर दिखाएं और हर तस्वीर की जो कहानी है। बोर हो गए स्टोरी से, अब तस्वीरों की तरफ आए। जी प्लीज़। आप लोगों की तरह मैं फोटोग्राफर तो अभी राइजिंग ही हूँ, लेकिन आपकी बहुत सी बातों से मैं एग्री कर सकता हूँ। तस्वीरों से पहले मैंने सोचा कि मैं अपना भी 1-2 सेंट्स दूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग से मेरा ताल्लुक भी है, मैं अपनी कंपनी भी रन करता हूँ और सस्टेनेबल टूरिज्म और इन सारी चीज़ों के ऊपर हम काम करते हैं। मुझे लगता है कि शायद हमारी वे ऑफ लिविंग बहुत जो है ना वो इम्पैक्ट कर रही है। मिनिमलिस्टिक वे ऑफ लिविंग नहीं है हमारी, जिस वजह से, जिस तरह आपने कहा, हमें आदत ही नहीं है कि रिसाइकिल पानी हम घर में दोबारा यूज़ भी कर सकें। हम उसे अछूत समझना शुरू कर देते हैं कि यार नहीं, ये तो अब हम बाकी चीज़ों के ऊपर इस्तेमाल कर नहीं सकते। आपने ग्लेशियर्स की बात की, उसी तरह है कि हम अब हर साल पासू ग्लेशियर लेके जाते हैं, तो जब ऊपर बोरित लेक से ऊपर ट्रैक स्टार्ट कराते हैं, देयर वाज अ टाइम 1.5 साल पहले कि वो पूरा ट्रैक ठीक था। अब उस ट्रैक के अंदर ही जब आप ग्लेशियर्स को क्रॉस करते हैं तो बीच में ग्लेशियर लेक्स बननी शुरू हो गई, जो कि ना सिर्फ टूरिज्म के लिए भी बड़ा, लोगों के लिए डेंजरस आहिस्ता होता जा रहा है, बिकॉज यू नेवर नो, आप पाँव रखें और नीचे क्रेविसेस इतने वो नरम हो गए हैं कि यू फॉल इनटू दैट कम्प्लीटली। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इधर कि हम इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं और अंडरस्टैंड करें कि ये कितनी ज़रूरी है। आई एम श्योर कि आप लोग फोटोग्राफी के साथ साथ अगर अपने पेजेस के ऊपर इस प्रोसेस को समझाना शुरू कर दें कि ये जो आपने जहाँ बातें की हैं, बेशक आप इस चीज़ से डिसएग्री करते हैं कि लोगों का वॉच टाइम कम है, पर जिस तरह आप अपनी किताबों के अंदर वो बात कर रहे हैं, तो अपनी सोशल प्रेजेंस के ऊपर भी मुझे लगता है, मेरी अदना सी एक मुझे लगता है कि एक काविश अगर सालों की कलेक्टिव हो और आपकी भी के प्रोसेस समझाने की कोशिश करें कि पानी की अहमियत क्या है या इस तरह की चीज़ें, तो शायद लोग ऐसे ऐसा मज़ीद अवेयर हो सकते हैं और इस चीज़ को मज़ीद सीरियस ले सकते हैं। क्योंकि आपकी बातें सुन के मैं अभी यही सोच रहा हूँ कि अल्लाह खैर करे, मैं तो शादी का प्लान थे तो हालात बड़े खराब हैं। तो आपको एक चीज़ बताऊँ कि एल्बाट्रोस शायद एक परिंदा है जो सबसे बड़ा परिंदा है, फ़ज़ाई परिंदा है। तो वो फ़ज़ाई परिंदा जो है ना, वो कहते हैं कि दुनिया का जो सबसे ज़्यादा वफ़ादार परिंदे हैं ना, जोड़ों के तौर पे शक्ल में, तो वो उनमें से एक है, एल्बाट्रोस।
तो वो कहते हैं कि जी वो पिछले कुछ सालों की, कुछ 10-15 सालों की रिसर्च के बाद पता चला है कि गर्मियों की वजह से वो बर्फ़ जब जल्दी पिघलती है, बर्फ़ कम पड़ती है, उनको खुराक कम मिलती है, तो उसकी वजह से जो मेल है उसको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता है। और उनके दौरान अब देखा गया है कि इस रिसर्च में कि उनकी जो फीमेल है वो इतना इंतज़ार नहीं कर सकती, वो नया जोड़ा बना देती है। ठीक है। और ये इस्लामाबाद में एक रिसर्च हो रही है कि वो तोते जो हैं वो कम क्यों हो रहे हैं। एक तो हम उनके शिकार बहुत कर रहे हैं, पकड़ के हम उनको के पिंजरों में बंद कर रहे हैं। पाकिस्तान में तोते ख़त्म हो रहे हैं, बहुत से इलाकों से ख़त्म हो गए। अच्छा, अभी जो यूएई में, अरब स्टेट में बहुत से हम तोते बेच रहे हैं। अच्छा, उनको बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से, कि उनके बच्चे जो हैं वो एक ख़ास मौसम में वो आपस में वो मिलते हैं, उनके अंडे या बच्चे निकलते हैं, उस ख़ास वक़्त के से पहले या बाद में वो नहीं कर सकते। तो अब गर्मी जल्दी आ रही है तो अब उनको खुराक कम मिल रही है, तो वो सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे। हमारे शिकार के अलावा दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है कि उनके बच्चे सर्वाइव नहीं कर पा रहे। ये आप इतलाक़ करें खुद पे। यानी मैंने आज एक 2013-14 में मेरी एक किताब आई थी, एक बर्ड्स ऑफ सियालकोट, उसमें एक तस्वीर थी जिसका मैंने टाइटल दिया था कि आखिरी परिंदे और आखिरी दरख्त से पहले इंसान मर चुका होगा, कि हो नहीं सकता ये नेचुरल, हम एक चेन के ज़रिए आपस में जुड़े हुए। ये पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ दरख्त या परिंदे या जानवर ख़त्म हो जाएं और इंसान रहे, ये मुमकिन नहीं है। तो ये आप अपनी शादी का प्लान अभी कैंसिल करें, पहले पानी जल्दी कर लो, टाइम ज़्यादा नहीं है, जल्दी पानी बचाएं ज़रा। हाँ, अभी ये रिसर्च है, अब ये वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिसर्च है कि चूहे कुछ बड़े शहरों में, हम तो ऐसी रिसर्च नहीं करते ना, क्योंकि हमारा तो लेना देना कोई नहीं इल्म के साथ पाकिस्तान वालों का। तो उसमें वो कहते हैं जी ये बड़े जो शहरों में, यूरोप में, अमेरिका में इन्होंने रिसर्च किए, पता चला चूहे बढ़ रहे हैं। अच्छा जी, चूहे कैसे बढ़ रहे हैं जी? कहते हैं जी जब वहाँ पे सर्दी पड़ती थी तो उनको खुराक कम मिलती थी, उस खुराक कम मिलने की वजह से उनका वो सर्वाइवल रेट उनके बच्चों का या उनकी पैदावार कम होती थी। कहते हैं अब गर्मी पड़ी है, सर्दी नहीं, उनको खुराक वाफर है तो वो खाते हैं ज़्यादा, तो उनकी तादाद बढ़ रही है, चूहे ज़्यादा हो रहे हैं और तोते और ये इस तरह की खूबसूरत चीज़ें कम होती जा रही हैं। अच्छा, कामरान अफ्रीका में किसी को बता रहे थे ना कि पानी को लेने के लिए जो एक सिलसिला होता है, इतनी वहाँ शदीद किल्लत है पानी की कि उन ख़वातीन को भी इसमें इंक्लूड करना, मतलब वो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग बात थी। और जिस तेज़ी से हम लोग पानी को ज़ाया करते हैं तो कोई भी मुल्क उस पर जा सकता है। हमारे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ बड़े या लाहौर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक्सेस पानी है। आप पाकिस्तान में घूमें तो आपको 90% एरिया के अंदर साफ़ पानी, एक्सेस तो छोड़ ही दें, पीने वाला साफ़ पानी नहीं मिलेगा। आप थार, चोलिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान या आप कहीं भी चले जाएँ, आपको कहीं भी, कराची के अंदर पानी नहीं है। तो बाहर आप यहाँ नहीं देखते गड़े पे वो सारा एक कल्चरल भी मारा था, लेके आते थे। ये अभी बस बड़े शहरों के अंदर जो एक ड्रिलिंग का मैकेनिज़्म और ये सारा कुछ हो गया है, उसकी वजह से वाफर पानी आया है और उसका मिस यूज़ है आगे से। हम आपस में डिस्कस इसलिए कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ना कि सोशल मीडिया पे ये भी एक उसी तरह का एक स्टेप है। मैंने आपको बताया, आप आगे बताएंगे। मेरे पास जो मेरे भी कहीं से नॉलेज आया, मुझे हमें नॉलेज एक दूसरे से शेयर करना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए। वो आप भी सोशल मीडिया पे वही बात कर सकते हैं जो अभी हम आपस में डिस्कस करके एक दूसरे से सीखेंगे। और ये हमारा प्रोग्राम भी जो है ना वो उसी का एक फेसबुक पे लाइव जाता है। अच्छा भाई, जी बिल्कुल, ये फराह का और इस आलम बीबी का मैं भी एक हिस्सा हूँ आलम बीबी का, और मुझे बड़ी खुशी है कि हम ये एक स्कूल चला रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। तो उसका एक है कि ये हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हम डिस्कस करें और लोगों को जितना भी हम नॉलेज शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पीछे एक भाईजान बैठे हुए हैं, जवाद भाई, ये भी बड़े ज़बरदस्त हर हफ्ते, बल्कि ये पूरा इनका जो हफ्ते पूरा बुक होता है, ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम कर रहे हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे कि हम नॉलेज शेयर करें, हम अवेयरनेस क्रिएट करें। तो ये चल रहा है सिलसिला। कुछ हम ज़रा पुराने लोग हैं तो हम कहते हैं किताबों पे ज़्यादा फोकस करें, आप बच्चे नए आ रहे हैं तो हम कहते हैं कि यार आप सोशल मीडिया को संभालें।